सर रितिका। सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है सर मेरी। और सर फर्स्ट ईयर में से ही मैंने मतलब वेब डेवलपमेंट वगैरह पे काफ़ी फोकस किया, और मतलब अभी फ्रंट एंड वगैरह ठीक है। और ना अभी जैसे जैसे अब सेकेंड ईयर आ गया इलेक्ट्रिकल का, और थर्ड ईयर का तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो मैं इस चीज़ को कैसे मेंटेन करूँ कि मैं आगे जाके काफ़ी अच्छी वेब डेवलपर बनूँ और मैं इसमें प्लेसमेंट भी लूँ, जबकि मैं हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। यार इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो मेरे पास सिंपैथी है पहले तो, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ये सब्जेक्ट। मेरे कंप्यूटर साइंस में कभी भी सर इसमें अच्छे नंबर नहीं आए। लेकिन यार तुम्हें मतलब अपना बनाना पड़ेगा फोकस एक तरफ से, कि अगर तुम्हें प्लेसमेंट लेनी है तो डेवलपमेंट ठीक है तुमने करी, कॉम्पिटेटिव या फिर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी तरफ भी ध्यान दो तो मैनेजेबल हैं ये चीज़ें। क्योंकि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक लड़की को जानता हूँ जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थी, और उसने डी शॉ में जॉब मतलब इंटर्न करी है। डी शॉ में इंटर्न करने के लिए मतलब डी शॉ ज्यादा बंदे नहीं लेता, वो टॉप के बंदे लेता है, और लड़की लिया उसने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीजें कि कॉलेज में मतलब जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दो। और टेस्ट के टाइम ऐसा करो कि अगर तुम्हारे टेस्ट एक सर्टेन डेट से स्टार्ट है तो एक दो हफ्ते पहले ही उसका पढ़ना स्टार्ट करो, उससे पहले लीव कर दो उसको। और उस समय सिर्फ कॉलेज का ही पढ़ो ताकि नंबर भी तुम्हारे मेंटेन रहे, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एकेडमिक्स बेकार कर दिया तुमने। और उसके बाद जो बाकी टाइम आता है उसमें तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उस समय कोडिंग जरूर स्टार्ट करो और जो अपना डेवलपमेंट कर रहे हो वो साइड ऑन करते रहो। एनीवन एल्स? Yes, sir. So which one should we prefer between the two, interview bit or lead code? Is there a major difference between the two? यार मैंने दोनों ट्राई करे, इंटरव्यू बेट और लीड कोड। तो इंटरव्यू बेट पे मैंने ये देखा कि यार वहाँ पे प्रॉब्लम्स अपडेट नहीं हो रही, मतलब जो कब से पुरानी प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं वो वही रखी हुई हैं और वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। और लीड कोड को मैं देख रहा हूँ तो लीड कोड में जनरली ये नई प्रॉब्लम्स डालते जा रहे हैं और ऐसी लेटेस्ट प्रॉब्लम डाल रहे हैं जो ज़्यादातर इंटरव्यू में आ रही है। मतलब जितने टेस्ट मैंने अभी दिए तो मेरे को बाद में पता लगा, मैंने उतने इंटर लीड कोड पे करे नहीं थे, लेकिन जितने भी दोस्तों ने मेरे करे थे तो वो ये बताते थे कि इस टेस्ट में इतने प्रॉब्लम्स लीड कोड से आए थे। तो आई थिंक अगर तुम्हें लेटेस्ट रहना है तो लीड कोड पे शिफ्ट करना इज फार बेटर देन इंटरव्यू बेट। बट अगेन अगर यार तुम इंटरव्यू बेट भी ढंग से करते हो पूरा, उसमें बहुत बड़ा सेट है प्रॉब्लम्स का, सारे प्रॉब्लम्स का, और तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी बिल्ड हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे। बट आई वुड प्रेफर So, लीड कोड ओवर इंटरव्यू बेट। but So, I've just entered my third year. So should I start with interview bit and lead code now, or should I like leave it for later? यू शुड स्टार्ट विद इंटरव्यू वेट और लीड कोड नाउ, ताकि तुम्हें अच्छी इंटर्न मिल जाए। आई गेस तुम्हें एक इंटर्न ऑलरेडी मिल रखी है, लेकिन हाँ. तुम्हें एक अच्छी इंटर्न और चाहिए अगर जैसे कि Hmm. मैंने बताया था ऑफ कैंपस अभी स्टार्ट होगा और बड़े लेवल पे, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन पे रेफरल्स तुम्हें मिल सकते हैं सितंबर जैसे अब Okay. स्टार्ट हो गया है। तो Hmm. उसके लिए तुम्हें आई थिंक करना चाहिए अभी ही स्टार्ट, ताकि वो चीज़ अगर मतलब वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास कभी आए तो वो छूटे ना यार। इस वजह से तुम्हें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। So I'll do both of them side by side because I started CP also only like 4 months ago. ये कर सकते हो कि सीपी में जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं वो मिस मत Hmm. करो। और अगर अच्छा. सीपी में ज्यादा अच्छे से मतलब ज्यादा जल्दी डेवलप करना है तो हर रोज एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे दिया करो 8 से 10, अच्छा. और उसको अब Hmm. सॉल्व कर लिया करो। और बाकी जैसे जो तुम्हारे टॉपिक मान लो वीक है, डीपी तुमसे नहीं हो Hmm. रही, ग्राफ नहीं हो Hmm. रहा, तो वो Hmm. चीजें तुम इंटरव्यू की प्रिपेयर कर लो, मतलब एज एन इंटरव्यू भी प्रिपेयर हो जाएगा और तुम्हें टॉपिक भी अच्छे से आ जाएगा। तो दिन अच्छा. में वो प्रैक्टिस का काम कर सकते हो और रात को एक कॉन्टेस्ट दे सकते हो, तो वो हैंड ऑन हैंड सही से मैनेज हो सकता है। अच्छा. Okay, fine. Thank you. ओके। सर एक लीड कोड को इफिशिएंटली फॉलो करने का वे बता सकते हो? लाइक अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन आई एम थिंकिंग टू मूव ऑन द मीडियम क्वेश्चंस। तो मतलब इजी के बाद मीडियम करूँ उस टॉपिक के, या फिर पहले सबके इजी करके फिर मीडियम कर लूँ? मैं अपना पर्सनली बता देता हूँ जो चीज़ मैंने फॉलो करी थी जब मैं टॉपिक सीख रहा था। तो मेरे हिसाब से किसी भी एक टॉपिक को एक बारी में ख़त्म कर देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो एटलीस्ट अगर तुम किसी एक टॉपिक को 10 to 15 इजी प्रॉब्लम्स कर लेते हो
और उसके बाद तुम्हें लेकिन वहां पे इजी करके छोड़ना नहीं होता, क्योंकि इजी से बस तुम्हें एक टॉपिक की इम्प्लीमेंटेशन आ सकती है, उसकी जो फाउंडेशन या लॉजिकल थिंकिंग होती है वो कभी भी नहीं आ सकती। तो एक टॉपिक की जब तुमने 10-15 इजी प्रॉब्लम कर लिया तो एटलीस्ट उसके 5 मीडियम प्रॉब्लम्स जरूर करो और 2 हार्ड प्रॉब्लम्स जरूर करो। और इनको करने के लिए डेज कितने लगाने हैं, तो मैं पर्सनली कहूंगा कि यार 2 से 3 दिन, इतने ही दिन में इतने क्वेश्चंस करने हैं। अगर इससे कम कर रहे हो तो यानी कि यार तुम कम कोडिंग कर रहे हो। तो इतने दिन में अगर तुम मान लो 3 दिन में 15 इजी प्रॉब्लम्स, 5 मीडियम प्रॉब्लम्स एंड 2 हार्ड प्रॉब्लम्स किसी एक टॉपिक के कर रहे हो, तो हार्ड प्रॉब्लम से क्या होता है यार, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे लेवल की हो जाती है तुम्हारी, कि इस टॉपिक से हम ये चीज भी कर सकते हैं। वो चीज हमें हार्ड प्रॉब्लम ही सिखाती है, इजी प्रॉब्लम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन सिखाएगी। तो अगर वो टॉपिक तुम्हारा इस लेवल का प्रिपेयर हो जाता है कि यार मेरे को अब इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से आ गई उस टॉपिक की, और मेरे को थोड़ा लॉजिकल पार्ट भी आ गया है, ये है कि मैं अब सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगी, ये तो है कि एकदम से तुम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन फ्यूचर में कभी वो टॉपिक आता है, जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्टेस्ट अगर तुम देते रहते हो तो हर कॉन्टेस्ट में अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। तो अगर तुम फ्यूचर में वो टॉपिक करते हो और तुमसे नहीं भी सॉल्व होता तो तुम किसी और का सॉल्यूशन देखते हो, तो तुम्हें तब समझ आ जाएगी वो चीज। ये चीज काफी बेनिफिशियल होती है। लोगों को सॉल्यूशन समझ नहीं आता तो वो उससे सीख नहीं पाते। तो अगर एक टॉपिक तुमने इस सर्टेन लेवल का कर रखा है तो तुम किसी और के सॉल्यूशन से फ्यूचर में सीख लोगे, और वो चीज तुम्हारे उस टॉपिक के नॉलेज में एड ऑन होती रहेगी। और इससे क्या होगा, तुम्हारे हर एक टॉपिक धीरे धीरे और जल्दी कवर्स हो जाएंगे, जितने भी टॉपिक हैं तुम्हारे जल्दी कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद एक बारी जब सारे टॉपिक तुम्हारे जनरल लेवल पे कवर हो जाते हैं, तो फिर कॉन्टेस्ट दे दे के तुम उन टॉपिक को काफी अच्छा बिल्ड कर सकते हो और तुम्हारे डिमोटिवेशन कम आएगी। ज्यादातर ये होता है कॉन्टेस्ट में यार, आधे से ज्यादा टॉपिक लोगों ने पढ़े नहीं होते तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करते। मेन दिक्कत यहाँ पे आती है। तो एटलीस्ट वो टॉपिक अटेम्प्ट करने लायक तो बना लो, और उसको करने के लिए मैंने जैसे बताया कि 15 क्वेश्चंस, 5 मीडियम एंड 2 हार्ड प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट ये तो जरूर करना लीड कोड के ऊपर। ओके सर, थैंक यू। तो यार एक और बात, अगर तुम हार्ड लेवल क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये कोशिश करना कि मतलब तुम सारे टॉपिक्स के हार्ड क्वेश्चन एक दिन में कर रहे, क्योंकि एक दिन तुम सारे हार्ड क्वेश्चन करने बैठोगे तुम बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। सो ट्राई टू कीप इट लाइक कि आज अगर तुम 2 हार्ड क्वेश्चन कर रहे हो लिंक लिस्ट के, तो तुम साथ में लेट्स से ग्राफ के इजी क्वेश्चन स्टार्ट करें। सो ट्राई टू कीप दैट मोटिवेशन फैक्टर अलोंग। श्योर मैम, थैंक यू। किसी और का कोई डाउट रह गया? हेलो हाँ, हेलो अच्छा रह गया। हाँ, यस यू कैन स्पीक। hello, I have one question that I am in 4th year right now. Yeah. I am 4th year and final year also. I am preparing for Amazon. I don't have a competitive coding background. So what path should I follow? I always do lead code problem, but sometimes I got demotivated. So what path should I follow for the Amazon? एक्चुअली अमेजन तो नवंबर में आएगी, तो उसके लिए क्या पाथ फॉलो करना चाहिए मुझे? यार जैसे मैंने अभी सिमरजोत को बताया, आप उस प्लान को फॉलो कर सकते हो कि आप हर टॉपिक के एटलीस्ट पहले कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स कर लो 20 to 22, फिर उसके बाद आप उन टॉपिक्स पे ही दोबारा से अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करने ज्यादा स्टार्ट करो। और यार एक और बात मैं बोलना भूल गया था कि जब यार कभी कोई प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व ना हो और तुम उसका सॉल्यूशन पार्ट देख रहे हो, तो यार एक बारी में उसका सॉल्यूशन पार्ट प्लीज मत देखना कि तुमने पूरा सॉल्यूशन पार्ट देख लिया और तुमने कोड भी देख लिया और फिर उसको अपने उसमें कोड कर लिया और तुमको लगेगा कि वो प्रॉब्लम तुम्हें आ गया है, लेकिन वो फिर दिमाग में नहीं रहता। तुम उसके सॉल्यूशन पार्ट को धीरे धीरे पढ़ना, मतलब जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होती है, और ये कोशिश करना कि कम से कम एक्सप्लेनेशन पढ़ के तुम वो सॉल्यूशन खुद से कर पाओ। अगर तुम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो तो उसकी कोड को बिल्कुल मत देखना, उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। हर एक प्रॉब्लम में एटलीस्ट जो मीडियम और हार्ड लेवल के प्रॉब्लम होते हैं उसमें 1 से 2 घंटे लगा सकते हो तुम सोचने के ऊपर। ये जल्दी मत करना कि यार 15 मिनट में मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ या फिर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ। मैंने ये गलती करी थी स्टार्टिंग में, तो मेरी ग्रोथ बहुत कम हुई थी इससे। जितना तुम ज्यादा इम्प्लीमेंट करोगे और कम से कम हिंट लेके करोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। डिमोटिवेशन वाला पार्ट मैं समझ सकता हूँ कि यार जब प्रॉब्लम नहीं होती तो डिमोटिवेटिंग होता है, लेकिन एज एन अपॉर्चुनिटी भी समझो कि तुमसे प्रॉब्लम कब नहीं होता है, जब तुम्हें वो चीज नहीं आती है। तो अगर तुमसे प्रॉब्लम हो रही है तो एक तरह से तुम्हें वो चीज आती है, तो यहाँ पे ग्रोथ कम होती है।
अगर तुमसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो अगर वो तुम प्रॉब्लम सीख लेते हो तो तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारा लेवल एक तरह से बढ़ता है। तो उसको ऐसे इंटरप्रेट करोगे तो यार उतना ज्यादा डिमोटिवेटिंग नहीं होगा। और एक दो मतलब कंपेनियन अपने साथ लेके चलोगे जो तुम्हारे साथ साथ कोडिंग करते हैं और डाउट एक दूसरे से तुम पूछते हो, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो प्लीज कॉम्पिटिटिव या फिर डेटा के एल्गोरिथम की जो भी प्रैक्टिस करे वो थोड़ा ग्रुप में करे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ना कि अकेले करे। अगर तुम्हारे साथ कोई कंपेनियन नहीं है कॉलेज वगैरह का तो तुम हमारे डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे काफी लोग हैं सिमिलर जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, तुम्हारे डाउट कोई भी सॉल्व कर देगा। और हम जब भी फ्री होंगे, जितने भी एडमिन हैं, हम भी तुम्हारी हेल्प मोस्टली कोशिश करेंगे कि कर दें। सर जो हम लोग सर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि कॉम्पिटिटिव में अभी फोकस मत करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इज अ लॉन्ग रन। मतलब कॉम्पिटिटिव कोई भी 2-3 महीने में नहीं सीख सकता। उसको अच्छे से सीखने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ चाहिए, और आपके पास इतना टाइम है नहीं अभी। अगर आपको अमेजोन क्रैक करना है, आपको फोकस ये बना के रखना है कि आपको सीधा इंटरव्यू क्वेश्चंस पे अटैक करना है, और उनको ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है कि सेम कॉन्सेप्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजिली सॉल्व कर पाओ। सर हेलो या हेलो सर, मैं जैसे कि मैं अमेजोन के लिए कोडिंग ऑनलाइन असेसमेंट के लिए डायनामिक A2 से मैं प्रैक्टिस करती हूँ हर रोज कोड फोर्सेस में 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। और लीड कोड से मुझे ज़्यादातर आता नहीं है, तो मैं 20 मिनट्स टाइम देखती हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन देखना शुरू करती हूँ। ऐसा ऐसा पाती तो फॉलो करना चाहिए ना? मतलब अगर आपको कोड फोर्सेस वगैरह पे ज्यादा मतलब अच्छा लगता है तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही आपको बैकवर्ड में ले जाता है, लेकिन फिर आपको मतलब किसी एक चीज पे फोकस करना चाहिए। दोनों साइड अभी शिफ्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम कम है। और लीड कोड पे अगर आप करते हो तो 20 मिनट्स आई गेस बहुत कम टाइम होता है। 20 मिनट्स के बाद आप गिव अप नहीं कर सकते। अगर कोई नया क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो एटलीस्ट 1 आवर तो लगाओ। मैं मानता हूँ कि यार फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लेकिन अगर तुम फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा फोकस करते हो और वो चीज फ्यूचर में तुम्हारे काम नहीं आती, इंटरव्यू के अंदर तुम भूल जाते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के। तो कम करो, लेकिन यार ऐसा करो कि वो फ्यूचर में काम आए और वो याद रहे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 1 आवर एटलीस्ट ओके लगाओ सर। लीड कोड पे। सुहाना, एक और चीज, अगर अमेजोन के ओके ऑनलाइन ओके, टेस्ट के थैंक लिए यू। प्रिपेयर करना। हेलो सुहाना। हाँ हेलो हाँ, एक और चीज, हेलो। अगर सिर्फ अमेजोन के ही ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो गिग्स पे अमेजोन के पास्ट क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वो कर लो। रिपीट ही होते हैं हर साल क्वेश्चंस, तो अगर वो काफी सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो बहुत बड़ा चांस है कि रिपीट हो जाए क्वेश्चंस और हो जाएगा। और एप्टीट्यूड के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है? एप्टीट्यूड के लिए इंडिया अमेजन के साइट लिए। है। एप्टीट्यूड इतने टफ नहीं आते अमेजोन में। ओके ओके, थैंक यू। हेलो भैया। या हाँ हाँ, वो इंटरव्यू के टाइम अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन मुझे पता है, तो पहले ऑप्टिमल सोल्यूशन ही मैं बोल दूं या ब्रूट फोर्स अप्रोच पहले बोलना चाहिए? नहीं यार, थोड़ी सी मतलब नाटक करना होता है हमें कि हमें ब्रूट फोर्स के साथ स्टार्ट करना होता है, क्योंकि यार हमें ये शो करना होता है कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है, और हमें ये दिखाना है कि हम इसको अप्रोच किस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता देते हो तो वो क्या करेगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और नई प्रॉब्लम आपको दे देगा कि आप ये बताओ, अगर उसके पास ज्यादा टाइम है तो इसमें आपका ही ज्यादा नुकसान होगा कि कोई अगली प्रॉब्लम वो बोल दे और वो आपको नहीं आता हो, तो उसमें आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इंटरव्यू में जितना ज्यादा लंबा इंटरव्यू आप अपने फेवर में रखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा आता है जिसका आपको बहुत अच्छे से पता है तो बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन बताओ, फिर उसके बाद वो बोलेगा कि इसको और ऑप्टिमाइज करो, फिर धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करो उसकी स्पेस को, उसकी मेमोरी को, लेकिन धीरे धीरे करना। ठीक है, थैंक यू। या सो एज आपने रेफरल्स के बारे में बताया, तो जैसे हमारा बिहार में कॉलेज और मतलब जैसे कि टॉप टेक कंपनीज के लिए अब हमारा बैच पहली बार ही है कि हम लोगों ने कुछ ग्रुप बनाया है और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। इससे पहले किसी का होता नहीं था इधर। तो अगर हमारा रिज्यूमे मतलब हम लोगों ने वैसा बना लिया कि हाँ मतलब प्रेजेंटेबल हो और सही हो, तो जैसे कीर्ति मैम ये लोग का हुआ है अच्छी कंपनीज में, तो वो लोग हम लोग को रेफर कर सकते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो मैटर नहीं करता, ऑफ कैंपस में ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपकी सीजीपीए क्या है, फिर आपका कॉलेज कॉलेज क्या है, या फिर आपकी लोकेशन क्या है। ज्यादातर आपका रेज्यूमे मैटर करता है, और उसके बेसिस पे आप रेफरल ले सकते हो इजिली, चाहे आप किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से हो। ओके, सो एक्चुअली वही था कि क्योंकि हमारे कॉलेज से कुछ सीनियर्स मतलब दूर दूर तक भी नहीं है कि मतलब जिनसे हम लोग रेफरल ले सके, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब इसलिए कीर्ति मैम लोगों का हुआ है तो पूछ लिया। थैंक यू। यार अगर तुम लोगों को रेफरेंस चाहिए ना तो ये करो कि तुम लिंक्डइन पे जाके तुम कंपनी के नेम से सर्च करो। अगर तुम अपने कोई सीनियर्स नहीं मिलते तो तुम किसी भी लेट से 5 लोगों को मैसेज कर दो। आप जब रिक्वेस्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो तो आप नोट अटैच कर सकते हो। तो तुम उन्हें बोल दो कि हमें इससे रिलेटेड चाहिए। तो अब तुम 5 बंदों को बोल रहे हो तो हाँ सब तो तुम्हें रेफर नहीं देंगे, बट खुद भी की देंगे। तो इट इज ऑलवेज अ बेटर थिंग कि तुम ज्यादा लोगों को अप्रोच कर रहे हो। एंड तुम ये भी कर सकते हो कि तुम उनको अपना रेज्यूमे दे दो एंड यू स्टार्ट विद आस्किंग कि क्या मैं इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर मुझे आपकी कंपनी में जाना है आप प्लीज एक रिव्यू कर दीजिए और कुछ इम्प्रूवमेंट बता दीजिए, ऐसे करके। हाँ, डायरेक्ट अप्रोच की जगह ये वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि फिर उसके बाद वो अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट बताता है रेज्यूमे के अंदर और आप उस इम्प्रूवमेंट को करते हो, तो फिर वो ये चीज भी देखता है कि यार सीरियसनेस है इस कैंडिडेट के अंदर, और उसके बाद आपने वो इम्प्रूवमेंट अगर कर दी उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो बेस्ट हो गया, और फिर वो आप रेफरल के लिए अगर उसको पूछोगे तो वो जरूर आपको रेफरल दे देगा, क्योंकि उसके हिसाब से आपने अपना रेज्यूमे सही कर दिया। तो ये तरीका काफी बढ़िया बताया कीर्ति ने। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ यार, जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यार हमने एक वेबसाइट भी बना रखी है codedigger.tech करके। वहां पे यार हमने बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके प्रॉब्लम्स डाले हैं, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, स्पॉज और यूवीए वेबसाइट से। तो वहां पे हमने लैडर वगैरह के फॉर्मेट में बना रखे हैं क्वेश्चंस की, मतलब लैडर सॉल्व कर सकते हो आप। टॉपिक वाइज करनी है जिसको वो टॉपिक वाइज कर सकता है, जिसको लेवल वाइज करनी है वो लेवल वाइज प्रैक्टिस भी कर सकता है हमारी कोड डिगर वेबसाइट पे। और जो कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट देते हैं उनको अब सॉल्विंग जैसे होता है कि कभी कभी हमारा मिस हो जाता है कि हमने किसी एक कॉन्टेस्ट में अब सॉल्व नहीं करा, वो पार्ट मिस हो जाता है। तो हमारे वेबसाइट के अंदर एक अब सॉल्विंग सेक्शन भी है, जहाँ पे जितने भी आपने अब सॉल्विंग के प्रॉब्लम्स मिस करे होंगे आज तक, अपने जितने भी कॉन्टेस्ट दिए हैं उनमें, वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे और आप उसको डिफिकल्टी वाइज भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। मेरी वीडियोस जो हर एक टॉपिक से रिलेटेड आती हैं वो भी आपको वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी, और हमने जितने भी कॉन्टेस्ट करवाए हैं हर एक टॉपिक पे, टॉपिक बेस्ड कॉन्टेस्ट और उनके परफेक्ट एडिटोरियल, वीडियो एडिटोरियल, वो सारी चीजें भी आपको हमारी सेम वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो किसी को अगर ट्राई करना हो तो वो जरूर एक बार ट्राई करे। और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यार, जो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके लिए तुम हर कंपनी की करियर साइट पे जाके साइन इन कर सकते हो। वो लोग मेल्स भेजते हैं जब भी उनकी कोई ओपनिंग आती है। और ऐसे ही स्कॉलरशिप्स के लिए भी जब एप्लीकेशंस ओपन होती है उससे पहले अगर तुमने साइन इन कर रखा होता है तो मेल्स आती हैं जिससे पता लग जाएगा कि अब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। और अगर हमें भी कोई पता चलेगा तो हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। हाँ, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज जितनी भी पता होंगी वो सारी हम ग्रुप पे शेयर हमेशा कर देंगे। जो भी यार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में एटलीस्ट गूगल किक स्टार्ट के साथ जरूर स्टार्ट करना यार। मतलब वो साल में 8 बार ही होता है, और कभी भी अगर तुम्हारा मतलब कॉम्पिटिटिव पूरे साल में मान लो तुमने 6 महीने प्रैक्टिस करे, तो तुम्हारे पास बहुत सारे मौके होते हैं किक स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म करने का। और कोई एक किक स्टार्ट तुम्हारा ऐसा चला जाता है जिसमें तुम्हारी 500 के नीचे भी रैंक आ जाती है, तो अगर गूगल तुम्हारे कैंपस में आती है तो तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग में नाम जरूर आ जाएगा, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो किक स्टार्ट कोई भी प्लीज मिस मत करना। हमारा पूरा सपोर्ट होगा कॉम्पिटेटिव जो भी सीखना चाहता है उसके लिए, और जितनी अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी चीजें ग्रुप पे डाल देंगे। हम जितना कर सकते हैं मतलब अपनी तरफ से हम सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, बट करना एट द एंड तुम्हें ही पड़ेगा। किसी के और कोई क्वेश्चंस रह रहे हो तो फटाफट पूछ ले, ताकि हम फिर मीटिंग एंड कर पाए। एक्चुअली मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ और मैंने 2-3 महीने पहले कोडिंग स्टार्ट करी है। अभी मेरा जो बेस है वो हैकर रैंक तक ही है, उससे ऊपर अभी मैंने ट्राई नहीं करा है। तो अभी आगे के लिए हाउ शुड आई प्रोसीड? अगर आप कॉम्पिटिटिव में मतलब सही करना चाहते हो तो हैकर रैंक ठीक है, वो प्रैक्टिस टॉपिक वाइज सही करवा देता है, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा। लेकिन कोड फोर्सेस मेरे को पर्सनली बेस्ट लगता है कॉम्पिटिटिव में एक्सेल करने के लिए। एंड कोड फोर्सेस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस टॉपिक वाइज
अपनी जगह सही है एक नए टॉपिक को सीखने के लिए, लेकिन उसको करके अपनी कॉम्पिटेटिव अच्छी बनाना ये एक डिल्यूजन है। और आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेस्ट आप जैसी, अब कॉन्टेस्ट से बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन यार डरना नहीं होता, कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर 3 महीने से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई गेस बहुत सारे एरेज वगैरह, ये जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं, ये सारे आपने कर लिए होंगे एटलीस्ट हैकर रैंक के ऊपर। और कॉन्टेस्ट के साथ जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो ए बी प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली कितनी लॉजिकल होती है, मतलब लॉजिक क्लिक होता है तो वो तुरंत होती है, पर वरना वो नहीं हो पाती। तो ये जो ये वाला एक्सपीरियंस होता है, मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं तो मोस्टली उनमें 3 क्वेश्चन अगर आते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो 2 प्रॉब्लम मेरे को जनरली ऐसी लगती है जो कोड फोर्सेस के रिलेट करूं मैं डिफिकल्टी लेवल वाइज तो बी लेवल का भी नहीं होता, वो बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कोड फोर्सेस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं उस लेवल के। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है कोडिंग राउंड में, वो जनरली थोड़ा डिफिकल्ट वाला होता है, जनरल बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है, मतलब जो कोडिंग एनवायरनमेंट उस समय बनता है कि आपको 1.5 घंटे में 4 प्रॉब्लम करनी पड़ती है, 3 प्रॉब्लम करनी पड़ती है, यानी कि स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, उसकी हैबिट डालनी है, उसका एक्सपीरियंस लेना है, तो यार जितनी जल्दी वो कॉन्टेस्ट के साथ आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। Okay. And one more thing I wanted to ask is, जैसे सपोज टेक वालों के लिए सीजी का क्राइटेरिया 8 या 8.5 रख दिया, तो नॉन टेक वालों के लिए भी वो सीजी का सेम क्राइटेरिया रहता है या उनके लिए थोड़ी सीजी इंक्रीज कर देते हैं? यार मतलब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कुछ सेम रखते हैं लेकिन कुछ इंक्रीज करते हैं, मतलब डबल ई वालों के लिए वो इंक्रीज करते हैं, या फिर जो भी नीचे वाली ब्रांच होती है वो टेक की फील्ड में वो थोड़ी सीजीपीए इंक्रीज रखते हैं मोस्टली, मैंने जितना जनरली देखा है। लेकिन मतलब 50-50 कह सकते हैं, 50% ऑफ द कंपनी वो सेम ही रखती हैं सबके लिए। और या तो कुछ तो ऐसी होती हैं जो बैठने नहीं देती, और जो बैठने देती हैं वो मोस्टली सेम रखती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो बढ़ाती हैं। ओके, थैंक यू। कोड फोर्सेस में डिवीजन 1 डिवीजन 2 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे तो यार मैंने ना इस पे मतलब काफी अच्छी वीडियो बना रखी है कोड फोर्सेस के इंट्रोडक्शन पे, मतलब उसमें वर्चुअल कॉन्टेस्ट कैसे देते हैं, डिवीजन 1 क्या होता है, डिवीजन 2 डिवीजन 3 कैसे देना है, फ्रेंड कैसे बनाते हैं, तो एक बार अगर आप वो देख लोगे तो काफी हेल्प हो जाएगी, वरना वो चीज़ों को रिपीट करनी पड़ जाएगी। ओके, आई विल सी। हेलो। या सो आई वाज आस्किंग कि जैसे कहीं पे भी हम लोग टेस्ट वगैरह देते हैं तो क्या होता है कि उसका जो एडिटर होता है लाइक हैकर रैंक जीएफसी जो भी हुआ, तो उसमें कुछ कोड पहले से रिटन होता है, तो अगर मानते हैं कि मानते हैं वो हेडर फाइल मेरे को नहीं यूज़ करना है तो मैं सारा इरेज कर देती हूँ और सारा कोड खुद से लिखती हूँ अपने हिसाब से, या फिर वेरिएबल जो भी है। तो अभी रिसेंटली मैंने गूगल SWE इंटर्न का कोडिंग टेस्ट का इन्विटेशन आया था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें भी क्या था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन था और उसमें जो सोल्यूशन था उसमें उसने वेक्टर यूज़ करा था, पर उसमें जो भी वेरिएबल वगैरह किया था, क्योंकि मैं बिगनर हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, तो अगर उसको मैं इरेज करके खुद से पूरा कोड लिख के सबमिट कर रही हूँ तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है क्या, या फिर जो उसने लिखा होता है उसी में अपना कोड इम्बेड करना होता है? यार ये डिपेंड करता है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है। मोस्टली प्लेटफॉर्म में मैंने ये देखा है कि आप कंटेनर को चेंज नहीं कर सकते, उसका वेरिएबल नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप C++17 या 14 ऑप्ट करते हो अपनी कोडिंग के लिए तो आप ये एक्सपेक्टेशन रखो कि उसमें वेक्टर ही आएगा, उसमें एरे नहीं आएगा। एरे मोस्टली आपको C++ जो पहले वाला वर्जन था उसमें ही आता है, बाकी जितने भी लेटेस्ट वर्जन है C++ के उसमें आपको लेटेस्ट कंटेनर या STLs यही सब मिलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसके साथ यूज टू हो जाओ, और वेक्टर्स वगैरह के साथ यूज टू होने के लिए सबसे बेस्ट जगह है लीड कोड। एक हफ्ते लीड कोड पे बिताओगे तो यार वेक्टर काफी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मजबूरी बन जाएगी वेक्टर यूज करना, वो हर चीज वेक्टर में ही करते हैं। तो वहाँ पे आप अगर कोडिंग करोगे, मैंने भी इस पे STL पे काफी 4 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं और बहुत इजी वीडियोस हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा मुश्किल नहीं होती, बस पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो अगर आप वो भी देख लोगे तो आपको STL में जितने भी डाउट अब तक होंगे वो सारे आराम से क्लियर हो जाएंगे आई गेस। सो एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म हैकर अर्थ था, तो उसमें जैसे कि पूरा Ctrl+A करके डिलीट करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, डिलीट हो जा रहा था, उसका कोड खुद से लिख सकते थे। पर फिर मतलब अपना ही कोड हम सबमिट किए तो उसमें कोई इशू होगा क्या? नहीं, उसमें मैंने अभी हैकर रैंक पे दिया था तो उसमें कोई इशू नहीं था, वो प्लेटफॉर्म थोड़ा फ्रेंडली था, तो उस पर ये चीज हो सकती है। तो मैं नॉन CS बैकग्राउंड से हूँ, इसी से हूँ। अभी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट में जावा में बनाए हैं, तो अभी डेटा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर और प्रोजेक्ट करने चाहिए या फिर इंटर्नशिप?
यार अगर 2-3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिए तो थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर बैलेंस कर लो, अगर डेटा स्ट्रक्चर वीक है तो। अगर डेटा स्ट्रक्चर एक सर्टेन लेवल पे है तो फिर आप इंटर्नशिप के ऊपर जा सकते हो कि जिस पे भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, जैसे आपने, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि ऐप डेवलपमेंट पे ही आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो ऐप डेवलपमेंट की कॉलेज के साथ साथ आप इंटर्न कर सकते हो। लिंक्डइन का ये भी एक फायदा होता है कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं और जो कंपनीज होती हैं वो वर्क फ्रॉम होम बोल देती हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉलेज के साथ साथ भी ना अपने छोटे छोटे इंटर्न्स करके रख लेते हैं। तो अगर आप वैसे इंटर्न्स करके कर लेते हो, लेकिन ये तभी करना चाहिए जब आपका डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट ओके हो चुका है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कोडिंग राउंड पार कर लोगे। अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज कोडिंग को पहले ज्यादा प्रायोरिटी दो। अब डेवलपमेंट आपने थोड़ी अच्छी लेवल की कर ली है तो कोडिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दो, अगर वो उस लेवल का नहीं है तो। Actually, I am 2020 batch pass out student and मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी ऑन कैंपस हो गया है टीसीएस डिजिटल में, बट मैं स्विच करना चाहती हूँ कोई लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अदर कंपनीज में। तो उसके लिए क्या मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा लाइक? मतलब मेरे भी कुछ सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, मतलब लेकिन वो बड़ी कंपनीज के तरफ और जाना चाहते हैं, तो वो मेरे को जितना बताते हैं तो मैंने उनसे यही सुना है कि आपको कोडिंग वाली पार्ट अपने को ज्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप आप ग्रेजुएट पास हो, मतलब तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा रखते हैं, मतलब कि आपने ऑलरेडी कॉलेज पूरा कर लिया है तो वो आपसे थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप कॉम्पिटिटिव के साथ स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी जॉब तो ऑलरेडी लग चुकी है, तो आप कॉम्पिटिटिव या फिर मतलब इतनी ज्यादा जल्दी तो आई गेस नहीं होगी कि शिफ्ट तुरंत ही करना हो। क्या ऐसा केस तो नहीं है? नहीं नहीं, अभी अभी स्टार्ट हो चुका है, बट नाउ ट्रेनिंग चल रहा है, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, तो मैं मेरा मेरा मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये चाहते हो कि 6 महीने या फिर साल भर बाद आप शिफ्ट करो किसी अच्छी कंपनी में, राइट? हाँ हाँ हाँ, हाँ, राइट। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ा टाइम ज्यादा लगाओ आप कॉम्पिटिटिव में, मतलब 3 से 6 महीने थोड़े अच्छे से अपनी कॉम्पिटिटिव कर लो, क्योंकि यार अगर इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हो तो आपके अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट ये निकल सकते हैं। गूगल, अगर आप कोडिंग के थ्रू जाना चाहते हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपनी होगी जो अच्छी ज्यादा पूछती हैं, मतलब जो क्वेश्चंस रिपीट नहीं करती हैं, तो उनके लिए अगर आपको करना है ऐसी बड़ी कंपनीज के लिए तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव होनी ज्यादा जरूरी है आई गेस। और कॉम्पिटिटिव एक बार आपकी सर्टेन लेवल पे हो जाती है, जैसे अगर कोड फोर्सेस में कहूँ मैं, तो अगर आपकी रेटिंग 1900 के अराउंड हो जाती है, कैंडिडेट मास्टर आप कोड फोर्सेस के अंदर बन जाते हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक तो आपके पास ये भी एज है कि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उनके प्रोजेक्ट होंगे, तो वो प्रोजेक्ट वाला पार्ट आपका साथ साथ होता जा रहा है, मतलब एक्सपीरियंस वो एड ऑन हो रहा है कि साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि प्रोजेक्ट वाला पार्ट और जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है वो तो आपका कवर हो रहा है। आपको ज्यादा कोडिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि वो आपका क्लियर हो जाए। तो आपको मेरे ख्याल से, जो मेरे सीनियर भी मेरे को यही कहते हैं कि जितने भी सीनियर की जिनकी जॉब लग गई है वो सारे आजकल कोडिंग जरूर कर रहे हैं, मतलब कोई भी कॉन्टेस्ट मिस नहीं करते, वो कोड फोर्सेस भी देते हैं, कोड शेफ भी देते हैं, हर एक कॉन्टेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी कंपनी में जाना है, तो उनको ये पता है कि वो कॉम्पिटेटिव से ही हो सकता है। उनका जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट है और वो जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है वो साथ साथ कंपनी के साथ वो कवर हो रहा है ऑलरेडी। Okay, thank you. Hello, Priya. I'm from DSA college in my second year, so we have that subject of DSA in our third sem. But since the online classes सबको पता है कि इतना beneficial नहीं होते हैं, इतने interactive नहीं होते हैं, so I don't think I should depend on my college studies to complete those concepts. तो मुझे कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, like if I start and give my full dedication from the new month like September tomorrow, तो मुझे कितना टाइम लगेगा एंड कहाँ से क्या क्या करना चाहिए, so that I have those prerequisite skills and confidence to be able to apply in those application forms timely. आपने सीएस के सब्जेक्ट बोला ना, आई गेस मेरे को थोड़ा सुनाई नहीं दिया ढंग से। DSA सब्जेक्ट। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। हाँ जी हाँ जी। यार तो डेटा, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कुछ ज़्यादा डिफर नहीं करता, तो कॉलेज पे तो कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बिल्कुल भी ऐसा नहीं पढ़ाते कि आप मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप क्रैक कर लोगे। वो थियोरेटिकल ज़्यादा होता है और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अगर आप सितंबर से स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में ये होता है कि एक साथ सारे डेटा स्ट्रक्चर मत करना,
एक एक डेटा स्ट्रक्चर करना और उसके प्रॉब्लम भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना। कॉम्पिटिटिव कोडिंग का सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये लगता है कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ते हो और कॉम्पिटिटिव करते हो तो उसमें इतनी वैरायटी आ जाती है कि उस डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी बिल्ड हो जाती है। अगर आपके पास अभी काफी टाइम है, आप सेकेंड ईयर में ही आए हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सेकेंड ईयर में आप ये पूरा सेम कॉम्पिटिटिव को आराम से दे सकते हो। और ये सेम अगर आपने पूरा कॉम्पिटिटिव को दे दिया तो आपका काफी एक अच्छा लेवल बन जाएगा। अगर आप सीरियसली करते हो, सितंबर से लेके मैं मान रहा हूँ कि दिसंबर की हॉलीडेज तक आप कॉम्पिटिटिव रेगुलर करते जा रहे हो, तो आपका ऐसा लेवल बन सकता है कि इंटरव्यू आप आराम से निकाल सकते हो। और इंटरव्यू से जस्ट 2 मंथ्स पहले आप इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी अगर कर लो तो वो बहुत कंप्लीट एक प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपका कोडिंग राउंड आराम से निकल जाएगा। ओके भैया, एंड सोर्सेज लाइक कहाँ से पढ़ लेना चाहिए डीएसएल को, कौन जहाँ मतलब पे क्या कॉन्फिडेंस? लेवल है आपका डीएसएच एल्गो में? मतलब अब तक कोई अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ऑलरेडी? हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ एंड अभी जावा भी मैं सीख रही हूँ। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले यार एक लैंग्वेज थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मतलब एक लैंग्वेज अगर अच्छे से आ जाती है तो फिर दूसरी लैंग्वेज काफी जल्दी सीख जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज मतलब इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप डायरेक्ट कोड फोर्सेस के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था कि मेरे को भी C++ ही आती थी, उसके बाद मैंने कोड फोर्सेस के साथ स्टार्ट करा। आप प्लीज एक बारी मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखना, वो मैंने बिगनर को कंसीडर करके बनाई है हर एक टॉपिक। तो वहां से आप अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वो देख के, और हमारे वेबसाइट पे टॉपिक वाइज जैसे हमने प्रॉब्लम्स डाल रखे हैं उन प्रॉब्लम्स को करना और कॉन्टेस्ट देना, ये 3 काम करोगे तो यार डेफिनेटली आप इतने टाइम में सारी चीजें सीख जाओगे। और बुक्स ओके, वगैरह तो भी लोग रेकमेंड करते हैं लेकिन मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करता बुक्स, क्योंकि मोस्टली यार बुक्स से थोड़ी बोरिंग मतलब बोरियत आ जाती है और फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाती कभी भी बुक्स। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ना है जो भी मैंने पाथ बताया है तो आप और भी चीजें ट्राई कर सकते हो। जैसे हैकर रैंक ट्राई कर लिया, कोड शेफ ट्राई कर लिया, लीड कोड ट्राई कर लिया, कहीं भी ट्राई करो लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करने से ज्यादा सीखोगे, ना कि थियोरी पढ़ने से ज्यादा सीखोगे। और प्रॉब्लम्स को बस देखना नहीं है, सॉल्यूशन देखना नहीं है, उनको सबमिट करना है। जब तक वो एक्सेप्टेड ना हो जाए तब तक मतलब उस प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स कर करके सीखोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा, ना कि थियोरी पढ़ के। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के लिए लाइक पहले हैकर रैंक से स्टार्ट करें एंड देन मूव टू कोड शेफ और कोड आप फोर्सेस, लाइक डायरेक्टली किसी किसी कोड लैंग्वेज? फोर्सेस पे भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। कोड फोर्सेस पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चंस को, और टॉपिक वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अच्छे से। तो कोड फोर्सेस के भी स्टार्ट करोगे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और कॉन्टेस्ट के साथ जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको। ओके, थैंक यू भैया। किसी और का कोई डाउट रह गया हो जो अब तक कवर ना करा हो मैंने? इस यार सबके डाउट पूरे हो गए हैं। अगर किसी और का भी डाउट रह जाता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे कोई भी पूछ सकता है। वो गर्ल्स के लिए ही बनाया बेसिकली हमने, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत भी होती है, मतलब वो नहीं बोलते, तो हमने गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया है। तो एडमिन को वो टैग कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी फेलो मेंबर्स होंगे ग्रुप के, यार वो एक दूसरे की मदद भी प्लीज कर देना। सभी स्टार्ट कर रहे होते चीजें तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो काफी अच्छे से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस मीट, एंड आई गेस यार अब सब फ्यूचर में सही डायरेक्शन में जाएंगे। सो बाय गाइस।